नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम था परमाणुीय भौतिकी एटॉमिक फ़िज़िक्स। इसमें अपने परमाणु संरचना के मॉडलों के बारे में पढ़ रहे थे। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने मॉडल दिए और प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने इसमें परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। अब आज अपने करने जा रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए बोर मॉडल। यानी नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल दिया और ये मॉडल क्या था, देखो इसका नाम रखा हुआ हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन सदृश आयन। यानी ये वाला जो मॉडल दिया था बोर ने, बोर साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, वो या तो हाइड्रोजन पर अप्लाई होता था, यानी हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता था, या फिर हाइड्रोजन के जैसे और कोई आयन थे। आयन का मतलब भी जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बिल्कुल इसी टाइप का कोई और आयन हो। तो जैसे अपने बात करें He+ की, तो He+ में क्या होता है, He+ जो आयन होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन सदृश आयन, मतलब हाइड्रोजन की तरह दिखने वाला जो आयन होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु संरचना और स्थायित्व को समझाने के लिए अपना मॉडल दिया और यह मॉडल आइंस्टीन व मैक्स प्लांक द्वारा विकसित प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं पर आधारित था। अब देखो ये प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाएं हैं क्या, कि आइंस्टीन और मैक्स प्लांक ने सन 1900 के बाद एक नई फिजिक्स की स्टार्ट की जिसको अपने मॉडर्न फिजिक्स कह देते हैं, आधुनिक भौतिकी कह देते हैं। उससे पहले क्या था कि जितने भी इसमें फिजिक्स में रूल बने थे, जैसे न्यूटन ने दिए थे या और साइंटिस्टों ने दिए थे, यानी सन 1900 से पहले की अगर अपने बात करें तो वो वाली जो फिजिक्स थी उस फिजिक्स को चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। तो अब इन्होंने एक नई फिजिक्स की स्टार्टिंग की थी और ये फिजिक्स क्या थी, स्टार्टिंग में कुछ संकल्पनाओं पर आधारित थी, मतलब मानी हुई बातों पर। और ये मानी हुई बातें ऐसे नहीं थी भी अपने दिमाग से ऐसी बोल दी आइंस्टीन और मैक्स प्लांक ने, ये उन्होंने बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करके फिर ये संकल्पनाएं दी थी और बाद में यही संकल्पनाएं प्रयोग द्वारा सही भी साबित हुई थी। ठीक है, तो प्रारंभिक जो क्वांटम संकल्पना यानी क्वांटम फिजिक्स के जो उन्होंने रूल दिए थे, उन रूल्स पर आधारित ही क्या है कि ये बोर का मॉडल है। तो अब देखो नेक्स्ट है, हालांकि बोर ने इस मॉडल का कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं किया, भी रदरफोर्ड की तरह बोर ने कोई प्रयोग नहीं किया। जैसे रदरफोर्ड ने जो सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वैसा इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बोर ने भी क्या किया, यह मॉडल बोर द्वारा दी गई अभिग्रहितों पर आधारित था। वही अभिग्रहित या आप संकल्पना लिख सकते हो। भाई बोर ने भी अपनी तरफ से कुछ बातें कही, भाई परमाणु संरचना ऐसी है, लेकिन उसने कोई प्रयोग के द्वारा इन बातों को सिद्ध नहीं किया। लेकिन बोर की किस्मत अच्छी ये थी कि जो जो उसने बातें कही वो बाद में प्रायोगिक रूप से सत्य सिद्ध हुई। तो इस कारण बोर मॉडल जो है उसको अपने थोड़ा सा सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है ना, तो बोर ने जो ये संकल्पनाएं दी थी, ये उसने बहुत सारे तथ्य इकट्ठे करके फिर उस पर विचार करके भी अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है तो ऐसा, तो उस पर आधारित अपनी संकल्पनाएं दी थी, जिसको अपने अभिग्रहित भी बोल देते हैं। ये संकल्पना को ही कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने में सफल रहा। यानी जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां रह गई थी उन सबको इसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। और यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले या एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन परमाणु, और आयनों। अब आयन एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से हैं, या तो हीलियम+ आयन है या लिथियम+2 आयन है। ये प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +2, मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, पर लागू होता है। मतलब इन तीनों पर ही लागू होगा ये वाला जो मॉडल होगा। ऐसे नहीं भी आप सारे तत्वों पर ये मॉडल लगा दो। तो देखो नेक्स्ट है, बोर ने अपने मॉडल में मुख्य 3 अभिग्रहित दी। अभिग्रहित मतलब संकल्पना या मानी हुई बातें, 3 उसने बातें कही थी और तीनों बातें उसकी सही थी। देखो पहली बात क्या थी, ये आपको 3 अभिग्रहित याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का कई बार पूछ लेते हैं कि बोर द्वारा दी गई 3 संकल्पनाओं को लिखिए या बोर द्वारा दी गई 3 अभिग्रहितों को लिखिए। ठीक है, तो अब देखो थी क्या, पहली जो इसकी थी परिकल्पना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इसने क्या कहा, ये तो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन बोर ने यहाँ पे एक शब्द ऐड किया, वो था निश्चित कक्षाओं में। फिक्स कक्षाएं होती हैं ये। रदरफोर्ड ने तो कहा था कि कहीं मर्जी चक्कर लगा सकते हैं, भाई जैसे परमाणु का मध्य भाग है और ये नाभिक है, मतलब, और ये यहाँ पे क्या है, पूरा परमाणु है, तो यहाँ कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं।
अब बोर कहता कि ये निश्चित त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मतलब इनका फिक्स होता है भी यहीं पे ही चक्कर लगाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन है या तो यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे, इनका रास्ता फिक्स होता है। ऐसे नहीं भी अपनी मर्जी से कहीं पर भी चक्कर लगाएं। एक ही कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता। अब देखो ये क्या था, एक सिद्धांत था क्वांटम यांत्रिकी का कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ही कक्षा में चक्कर लगाता हुआ, एक कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बोर ने अपनी संकल्पना दी और वास्तव में बाद में प्रयोग द्वारा इसको देखा गया कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में चक्कर लगाता हुआ ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करता है। और इन कक्षाओं को क्या बोल देते हैं, स्थायी कक्षाएं कह देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यानी जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक के आकर्षण बल द्वारा मिलता है। ये तो रदरफोर्ड ने बताया ही था। तो बोर ने इसमें क्या दिया, जो उसकी पहली परिकल्पना थी कक्षाओं के बारे में बताया उसने भी। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और वहाँ पे वे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। उसने कहा एक ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन है वो नहीं करेगा। और घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है, नाभिक के आकर्षण बल से। तो अब यहाँ पे क्या है कि अपने मैथमेटिकल काम स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, यानी कि फॉर्मूले वगैरह। तो बोर्ग ने जो मॉडल दिया उसमें उसने कई फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले अपने यहीं से स्टार्ट करते हैं निकालने। तो देखो पहली परिकल्पना में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल और नाभिक का आकर्षण बल, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अपने क्या करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और जो नाभिक का आकर्षण बल है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल का तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये होता है mv² r। ये गलती से मैंने r² लिख दिया, इसको mv² r ही लिखना है आपको। अब नेक्स्ट देखो, ये तो अभिकेंद्रीय बल है और नाभिक का आकर्षण बल देखो क्या होगा कि देखो नाभिक ये होता है और इसके चारों ओर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के चारों ओर अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो नाभिक इस पे कितना आकर्षण बल लगाएगा। तो अब ये क्या होगा, आवेश के कारण आकर्षण बल लगेगा और वो आकर्षण बल आपको पता है क्या होता है, K Q1 Q2 बटा में r² इस बल का मान होता है। ठीक है, तो अब देखो एक आवेश तो अपने को पता है भी E, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है E, तो KE ये लिख दिया K और E, और नीचे लिख दिया r²। चलो r² मान लेते हैं भी, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की क्या होगी, दूरी होगी, वो r होगी। अब नेक्स्ट बात आती है भी नाभिक पे कितना आवेश है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ZE और इस ZE को मैंने परिभाषित किया हुआ है कि Q1 तो यहाँ पे ZE है और ZE क्या है, नाभिक पर आवेश है। और अब नाभिक पर आवेश अपने ZE क्यों लिखा, क्योंकि Z तो होता है परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का, और परमाणु क्रमांक किसके इक्वल होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या तो अपने पास कितनी आ गई, Z, और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, E होता है, बस प्लस का होता है वो। तो अब देखो एक प्रोटॉन पर E आवेश है तो Z प्रोटॉन पर क्या होगा, ZE आवेश होगा। तो तभी अपने यहाँ पे जो आवेश का मान लिखा वो ZE लिखा है, इसका कारण यही है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, Z हमेशा अपने परमाणु क्रमांक दर्शाएंगे किसी भी तत्व का। तो नाभिक में आवेश ओनली प्रोटॉन के कारण होता है क्योंकि न्यूट्रॉन निरावेशित कण है। तो प्रोटॉन पर जो टोटल आवेश होगा वही नाभिक का टोटल आवेश अपने लेते हैं। तो ZE यहाँ पे नाभिक पर आवेश हो गया। तो जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो देखो K Z आ जाएगा और E का गुणा E² बटा r², इसको समीकरण नंबर 1 देती है। ठीक है, ये आगे काम आएगी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड नंबर पर बोर की द्वितीय अभिग्रहित या बोर की द्वितीय संकल्पना। तो इस संकल्पना में क्या बताया उसने कि बोर की द्वितीय अभिग्रहित स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है। अब बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब दूसरी जो परिकल्पना है वो अपने को बताती है भी किन स्थायी कक्षाओं में वो चक्कर लगाते हैं। तो देखो इसने बताया, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां उनका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणांक होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जब कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग आपने प्रीवियस साल जो आपका घूर्णन गति का चैप्टर था उसमें पढ़ा था आपने। तो उसमें था जो रेखीय संवेग और बीच की दूरी को अपने कोणीय संवेग बोल देते हैं। तो mv तो क्या होता है, रेखीय संवेग, और r क्या होती है, दूरी। तो mvr वहाँ पे क्या था, कोणीय संवेग अपने पढ़ा था। तो बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा
वो क्या होगा, h/2 का पूर्ण गुणांक होगा। मतलब ये h/2 और यहाँ पे अपने n लगा देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने आवेश का क्वांटीकरण किया था, q = ne होता है और e इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब उसने बताया कि जो मिनिमम वैल्यू e जो थी आवेश की मिनिमम वैल्यू थी, और यहाँ पे जो कोणीय संवेग की मिनिमम वैल्यू है वो h/2 होगी, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है, कक्षों की संख्या, कक्षा की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या बोल देते हैं भी। अब देखो नाभिक के चारों ओर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं में रहते हैं। तो मान लो पहली कक्षा ये होगी, दूसरी कक्षा ये होगी। पहली कक्षा में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए n का मान 2, मतलब ये कक्षा को बताता है n जो होता है। तो उसने कहा कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाएगा, एल एन, यहाँ पे कोणीय संवेग को दिखा रखा है, nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, वो NH/2 के बराबर होगा। यानी ये मैथमेटिकल रूप है। और n यहाँ अपनी कक्षा की संख्या या इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं। और h यहाँ पे क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक ने एक नियतांक दिया था और इसका मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और एक चीज़ और यहाँ पे h/2 जो होता है, h/2 को एक नए चिन्ह से दर्शाते हैं, और ये नया चिन्ह होता है, इसको h कट बोल देते हैं, क्योंकि h के ऊपर अपने क्या लगा दिया, ऐसे कट लगा दिया, तो इसको h कट बोलते हैं। तो ये वैसे इसको दिखाने का तरीका है भी। आजकल क्या है कि ज़्यादा अपने 2 चीज़ें ना दिखा के उसको एक ही चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। तो h कट की वैल्यू h/2 ही होती है, या आप इसकी जगह n h कट भी लिख सकते हो भी। h/2 तो n इंटू में h कट भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये था कोणीय संवेग के बारे में। h यहाँ पे प्लांक का नियतांक है, ठीक है। तो ये आपको वैसे का वैसे याद रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर ये हुआ कैसे, तो ये तो बोर को भी पता नहीं था हुआ कैसे, ना ही उसने कोई प्रयोग किया था, लेकिन उसने बताया कि ऐसा होता है वास्तव में। और बाद में जब इसको चेक किया प्रयोगों के द्वारा तो ये बातें सत्य निकली, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही यानी बढ़िया पॉइंट है, और जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया था उसकी व्याख्या ये वाला पॉइंट करता है। अब देखो ये पॉइंट था क्या, कि किसी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है भाई। किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा फिक्स रहती है। भी ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मान लो चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अब बोर कहता कि इसकी जब तक ये यहाँ पे चक्कर लगाता रहेगा इसकी ऊर्जा फिक्स रहेगी, ठीक है ना, इसकी ऊर्जा में कमी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। संक्रमण करना मतलब जाना, मतलब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इस कक्षा में था, अब इससे ऊपर वाली कक्षा में चला गया, या मान लो कोई ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ नीचे वाली कक्षा में आ गया। तो स्थायी कक्षा में क्या कर सकता है, उसने बताया संक्रमण कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आता है, मान लो ये ऊपर वाली कक्षा और नीचे वाली, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है भी। इलेक्ट्रॉन जब उच्च से निम्न कक्षा में, यानी आप ऐसे कह सकते हो उच्च कक्षा का मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और यदि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, अर्थात बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है, अतः ऊर्जा बाह्य स्रोत से देनी पड़ेगी। मतलब अपने को अगर इलेक्ट्रॉन को एक निम्न कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में भेजना है, n=1 से n=2 में आपको भेजना है, या n=3 में भेजना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर ही वो क्या जाएगा, उच्च कक्षा में जाएगा। तो ये क्या था कि जो रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी वो थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, कितनी अवशोषित करेगा, उस ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो अपनी इन दो कक्षाओं की ऊर्जाओं को घटा दें। भाई यहाँ पे कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे इस कक्षा में कितनी थी, इन दोनों का अंतर लिख लें अगर अपने, तो वो क्या हो जाएगा,
दो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी। और जो इसने आइंस्टीन प्लांक समीकरण का यूज करके इसका मान भी उसने बताया भी क्या होता है कि अगर मान लो N1 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो EN1 है और N2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा EN2 है, तो EN2 माइनस EN1 दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, एच न्यू के बराबर होगा। अब एच न्यू यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो ऊर्जा अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा को वो यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में लेगा। कि अगर आप मान लो, अगर आप कह रहे हो भी किसी इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर रहे हैं, बाहर से ताप दे रहे हैं, किसी पदार्थ को ताप दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च कक्षा में जा रहा है, ठीक है। तो बाहर से जो जो आप ताप दे रहे हो तो वो ताप आप किसके रूप में दे रहे हो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में दे रहे हो। और वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ ना कुछ आवर्ती होती है, कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होती है उनकी। तो उसी के रूप में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि EN2 माइनस EN1 एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे न्यू को आवर्ती बोल देते हैं और ये सी अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। और सी यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। एच न्यू आइंस्टीन ने क्या दिया था, ऊर्जा का सूत्र दिया था। अगर न्यू आवर्ती का कोई प्रकाश है या कोई भी ऊर्जा है उसको अपने किसी यानी पदार्थ को दें न्यू आवर्ती की, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, एच न्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो ये तीन क्या थी, बोर की परिकल्पनाएं थी। अब नेक्स्ट देखो, नोट लगा के दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि बोर की जो द्वितीय अभिग्रहित थी MVR बराबर NH/2 उसको नाम दिया हुआ है, इसको बोर क्वांटम प्रतिबंध बोल देते हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द्वितीय अभिग्रहित ना देके आपसे पूछ लें कि बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है, लिखिए। तो उसमें आपको द्वितीय अभिग्रहित लिखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां उनका कोणीय संवेग H/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणांक होता है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि बोर की तृतीय अभिग्रहित को बोर का आवर्ती प्रतिबंध बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों को नाम दिए हुए हैं, द्वितीय और तृतीय अभिग्रहित को अलग से। तो अब आपसे द्वितीय और तृतीय अभिग्रहित ना पूछ के बोर का क्वांटम प्रतिबंध और बोर का आवर्ती प्रतिबंध भी पूछ सकता है। तो आवर्ती वाला फॉर्मूला ये था। ठीक है, तो आवर्ती किस में आती है, तृतीय अभिग्रहित में। तो आवर्ती प्रतिबंध पूछे तो आपको उसमें तृतीय अभिग्रहित या तृतीय संकल्पना बोर की लिखनी है। तो ये थी बोर की तीन संकल्पनाएं। अब बोर ने क्या किया, इन तीनों संकल्पनाओं के आधार पर अपने कुछ फॉर्मूले दिए। वो फॉर्मूले अपने पढ़ते हैं, 4-5 फॉर्मूले आज अपने ओनली 2 ही डिस्कस कर रहे हैं इसमें। पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या, मतलब कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, उसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। भाई मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पे इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसकी नाभिक से जो दूरी है वो r है। ठीक है, तो ये इस कक्षा की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि नाभिक तो बहुत ही छोटे बिंदु पर होता है। तो ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ये वाली जो इससे नाभिक की दूरी होगी इसको इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दूरी अपने को निकालनी है। तो देखो अपने क्या करते हैं, बोर की प्रथम और द्वितीय अभिग्रहित का यूज करते हैं इसमें। तो क्या है कि अपने मानते हैं, माना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर Rn त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में Vn वेग से गति कर रहा है। Rn को क्यों माना, क्योंकि अपने कॉमन फॉर्मूला निकालेंगे सभी कक्षाओं के लिए। n बराबर पहली कक्षा भी हो सकता है, दूसरी भी हो सकता है, तीसरी भी हो सकता है, तो कोई भी कक्षा इसमें हो सकती है। ठीक है, तो मान लिया ये nवीं कक्षा में किसी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और यहाँ पे क्या है, जो इसकी त्रिज्या है वो तो Rn है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, जिस वेग से वो गति कर रहा है वो कितना है, Vn है। तो अब देखो प्रथम जो अभिग्रहित थी वो कहती थी कि mv² बराबर kZe² होता है। यानी जो नाभिक का आकर्षण बल होगा इलेक्ट्रॉन पर वो उसके अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो mv² को अपने kZe² के बराबर रखते हैं। तो अब यहाँ पे nवीं कक्षा के लिए ले रहे हो तो nn और लगा दो यहाँ पे, बस फॉर्मूला वही है। तो अब जब आप लिखोगे तो ये Rn इस Rn² से कैंसिल, यहाँ पे Rn बचेगा और कोई तो नहीं कैंसिल हो रहा। तो अपने mVn² बराबर kZe² लिखते हैं। एक r से बस r की पावर कैंसिल कर देती है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो दूसरी अभिग्रहित थी वो क्या कहती थी अपने को कि mVr NH/2 के बराबर होता है। तो अब इसमें Vn Rn लिखा और यहाँ पे NH/2। तो यहाँ से अपने क्या किया, Vn का मान निकाल लिया, क्योंकि अपने को देखो पहले त्रिज्या निकालनी है, Rn का मान निकालना है।
तो आर एन का मान निकालने के लिए जो इसमें दूसरी राशि मानी हुई है उसका मान क्या करो, दूसरी समीकरण से निकाल के इसमें रख दो, जैसे अपने मैथ में करते थे। ठीक है ना, कि एक्स और वाई में समीकरण दी तो या तो एक्स का मान निकाल के पहली समीकरण में रख दो या फिर वाई का मान निकाल के पहली समीकरण में रख दो। तो वही चीज़ यहाँ पे कि आपने वी एन का मान आर के पदों में निकाल लिया और वो क्या कर दिया, इस पहली समीकरण में पुट कर देंगे अपने। तो वी एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखो वी एन का मान जब ये वाला आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ वी एन का स्क्वेयर है, ये देखो वी एन स्क्वेयर है ना, तो ये जो वी एन का मान है सारे का स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब देखो स्क्वेयर होने से क्या होगा, ये बनेगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर। तो वही चीज़ यहाँ पे बनी है भी, एम वी स्क्वेयर था तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और इसको लिखा 4 पाई स्क्वेयर, एम को लिखा एम स्क्वेयर और आर एन को लिखा आर एन स्क्वेयर, और यहाँ पे एम क्या आ गया, ऊपर आ गया। तो एम से क्या हो जाएगा, एम की स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगी। दूसरा आप कैंसिल करो इस आर एन से इधर वाले आर एन की स्क्वेयर, और आप क्या करो इस आर एन को तो यहाँ पे ले जाओ और के जेड ई स्क्वेयर है उसको इसकी जगह पे ले आओ, आर एन की जगह पे, मतलब ये बटा में आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा क्योंकि अपने को आर एन का मान निकालना है। तो अब देखो क्या बनेगा, ये आर एन का जो मान बन जाएगा अपने पास वो आ जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के एम जेड ई स्क्वेयर। अब बुक में देखो इसको क्या किया हुआ है कि बुक में ये जो के है, इस के को आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के भी इक्वल होता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नोड। तो बुक वालों ने बस कोई फ़र्क नहीं है, बुक में देखने पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, वो इस कारण कि इस के की जगह पे उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लिखा हुआ है। तो अपने को तो के की वैल्यू भी पता ही होती है, तो ज़रूरी नहीं भी अपने क्या करें के की वैल्यू इसको एप्सिलॉन नोड के रूप में लिखना है, आप इसी रूप में लिखो, बिल्कुल सही है ये वाला फॉर्मूला। तो अब केक अपने पास क्या आ गया, एक बड़ा सा फॉर्मूला आ गया। अब इस बड़े से फॉर्मूले को अपने छोटा करना है। तो अब क्या है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो कि यहाँ एच पाई के एम और ई क्या है, कांस्टेंट है, अतः इनके अपने क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इसका मान होता है। पाई का मान 22/7, के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। एम यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और ई यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आ जाएगा। तो जब इन कांस्टेंट के अपने सारों के मान इसमें रखते हैं तो देखो एक तो अपने को एन स्क्वेयर नहीं पता, यहाँ पे भी एन का क्या है, एन क्या है, कक्षा की संख्या है तो कोई भी कक्षा हो सकती है। और दूसरी चीज़ अपने को जेड नहीं पता, जेड यहाँ पे क्या है, जो परमाणु क्रमांक है किसी भी पदार्थ का। तो एन स्क्वेयर अपॉन जेड बचेगा, बाकी सारों के मान रखेंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं भी सारी कैलकुलेशन करके दिखानी है, डायरेक्ट आपको मान याद रखना है। जब आप इन सब के मान रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.529 इंटू 10 की पावर -10, या फिर इसको लिखेंगे 10 की पावर -10, और यहाँ पे मैंने मीटर लगाना था, मीटर लगा लेना आप, या इसको जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम और एन स्क्वेयर बटा जेड। ये आ जाएगा किसी भी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र। तो अब अगर आपसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी का त्रिज्या पूछ ले और किसी भी तत्व के लिए पूछ लें तो उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे रखो और कक्षा का मान यहाँ पे रखो जो आपसे पूछी हुई है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इस कक्षा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब अगर अपने देखें तो यहाँ पे भी जो Q बराबर एन ई अपने एक क्वांटा आवेश बोला था वो त्रिज्या भी क्वांटा में आ रही है, और क्वांटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.529 है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज होती जाएगी तत्व चेंज होने के साथ साथ। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे त्रिज्या की क्वांटा मान है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि अतः स्पष्ट है कि ऊपर वाले फॉर्मूले से देखो स्पष्ट है कि आर एन जो है वो एन स्क्वेयर के तो समानुपाती है और जेड के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। ये यहाँ पे लिखने का कारण क्या है कि जो त्रिज्या का मान है जेड बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि जेड का मान बड़ा होगा तो त्रिज्या का मान कम होगा। अब कम होने का कारण क्या है कि जैसे जैसे अपने परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं, तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसका जो नाभिक होता है, नाभिक पर आवेश बढ़ता जाता है। भाई जेड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से जो आवेश प्लस आवेश का मान है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब प्लस आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, और ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके पास आने की और कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो जाता है, त्रिज्या का मान थोड़ा घटता है।
ठीक है। तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने से क्या होता है, त्रिज्या का मान घटता है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि बोर ने जो मॉडल दिया था वो ज़्यादातर हाइड्रोजन के लिए दिया था। तो हाइड्रोजन के लिए अगर अपने इस फॉर्मूले को लिखें तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर तो 1 होता है, और यदि अपने निकालना चाहें भी हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो n बराबर 1 रख दो, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो R का मान क्या आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर आपको कह दें भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को लगा के त्रिज्या निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इस त्रिज्या को एक नाम दिया हुआ है, जो ये प्रथम कक्षा की त्रिज्या आई हुई है ना, इसको एक चिन्ह और नाम दिया हुआ है। इस त्रिज्या को A0 से दर्शाते हैं, और इसका मान या तो 0.52 एंगस्ट्रॉम लिख दो, या लगभग बराबर ये किसके हो जाएगा, 52.9 पिकोमीटर। अब पिको क्या होता है, एंगस्ट्रॉम तो होता है 10 की पावर -10, और पिको होता है 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है। तो जब आप इसमें दो क्या करोगे, इसकी पावर को नेगेटिव में बढ़ा रहे हो, तो ये वाला पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 52.9 पिकोमीटर बन जाएगा, यानी 52.9 इंटू 10 की पावर -12 मीटर बनेगा, और 10 की पावर -12 को अपने पिको बोल देते हैं, तो पिकोमीटर ये बन जाएगा। और या इसको लगभग अपने 53 पिकोमीटर से भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन की इस प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो सेकंड नाम दिए हुए हैं ना, ये सारे आप याद कर लेना। आपसे डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बोर त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बोर त्रिज्या किसको कहेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को अपने बोर त्रिज्या कह देते हैं। ठीक है। तो ये इसका नाम है। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, यानी जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, आपको पता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो जब वो घूमेगा तो उसका वेग कितना होगा। तो अब देखो त्रिज्या तो निकाल लिया आपने, दो ही चीज़ें मानी थी, Rn और Vn का मान आपने माना था। अब Rn का मान आपके पास आ गया, Vn का मान निकालना है, तो क्या करोगे, समीकरण 3 से Rn का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऊपर देखो समीकरण 3 है जो, ये Rn का मान आपके पास आया हुआ है ये वाला, तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे रख देना। मतलब ये Rn यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो ये सारा मान उठा के कहाँ रखना है, इस Rn की जगह पे रख देना आपको। ठीक है। तो आप इसको साथ साथ रफ कॉपी में करके देखना भी वास्तव में ऐसा मान आता है या नहीं आता है। जब प्रैक्टिस करोगे फिर ही होगा, ऐसे मेरे पढ़ाने से ओनली देखने भर से आपकी याद नहीं होगा। साथ में कॉपी उठा लो और उसमें पुट कर करके देखो इसको। ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, जब इसको पुट करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी n² h² के बटे में 4π² kmz² था, तो वो वाली जो इसके अपॉन वाली वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। अब देखो इसमें क्या होता है, जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देते हैं अपने। तो देखो n और h से ये वाले n² और h² कैंसिल हो रहे हैं, मतलब इनकी पावर कैंसिल हो रही है। दूसरा इसमें 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है और 2 आ रहा है। ये पाई से क्या हो रहा है, ऊपर वाला π² कैंसिल हो रहा है, और m से क्या हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है। तो जो चीज़ अपने पास बच रही है वो देखो क्या बच रही है, 2πkze² अपॉन में nh आ जाएगा, ये चीज़ बच रही है। अब फिर वही काम करना है जो त्रिज्या में किया था, कि जिन जिन कांस्टेंट के मान आपको पता है उस सारे कांस्टेंट के मान क्या कर दो, इसमें रख दो। तो यहाँ पे 2 तो पड़ा ही है, पाई का मान पता है, k का मान पता है, e² का पता है और h का मान। तो z और n के मान अपने को नहीं पता, तो z और n यहाँ पे पड़े रहेंगे, तो z बटा n। और जब आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन जो की है कि एक nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसकी उसके वेग का सूत्र है ये वाला। ठीक है। उसका वेग आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। तो आज अपने दो सूत्र किए हैं, एक तो त्रिज्या का और दूसरा वेग का। अब देखो एक चीज़ आपकी बुक में और नोट की हुई थी और बढ़िया चीज़ है, ये क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की, अब हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन का वेग अगर निकालें तो ये वेग आपके पास आ जाएगा z बराबर 1 और n बराबर 1 इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये आएगा 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या है कि थोड़ा सा एक नए रूप में लिखा हुआ, और वो नया रूप क्या लिखा हुआ है, c/137, और c यहाँ पे क्या है, प्रकाश का वेग है। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों को बराबर कैसे रख दिया, तो क्या हुआ कि इसको अपने c के रूप में चेंज करने के लिए बोर ने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, प्रकाश के वेग जो 3 गुणा 10 की पावर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है, इसको अलग अलग संख्या से भाग देना शुरू किया। तो जब उसने 137 से इसको भाग दिया तो वो उसको क्या मिला,
इसके बराबर ही मिला उसका मान, यानी 3 × 10⁸ को 137 से भाग देंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू सेम ही आ जाएगी 2.189 × 10⁶, क्योंकि देखो ये 137 बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका 3 में भाग दोगे तो 0.00 कुछ बनेगा, और 0.00 को हटाने के लिए 2 पावर यहाँ पे आपको कम करनी पड़ेगी, या 0.0 समथिंग बनेगा। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, रिजल्ट कन्फर्म कर सकते हो। तो इसको C/137 भी लिखा जाता है, ठीक है। अब C/137 लिखने का रीज़न क्या था कि यहाँ पे उसने एक कांस्टेंट परिभाषित करना था बोर ने, और वो कांस्टेंट क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग तथा प्रकाश के वेग के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक या फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कह देते हैं, और इसे अल्फा से दर्शाते हैं। देखो एक नया नियतांक है, आपके सिलेबस में ओनली इसका नाम दिया हुआ है, होता क्या है, किस काम आता है, वो कुछ ही नहीं है, और ना ही उसका कोई यूज है, ना ही उसके उलझन में आपको पढ़ना है। हायर क्लासेज में ओनली आप इसको क्या करोगे, अच्छे तरीके से स्टडी कर लोगे। तो देखो क्या है, इसने बताया हुआ है कि एक नियतांक है सूक्ष्म संरचना नियतांक, इसका मान क्या होता है कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसको अगर अपने प्रकाश के वेग से भाग दे दें, यानी अनुपात ले लें दोनों का, तो उसको सूक्ष्म संरचना नियतांक और उसे अल्फा से दिखा देंगे। तो अल्फा देखो हाइड्रोजन की जो प्रथम कक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग तो C/137 होता है जो अभी निकाला है आपने, और इसको आपने भाग देना है C से, तो C से C कैंसिल हो जाएगा और ये 1/137 बचेगा, और इसका मान आ जाएगा 0.0072397, ये वाला आ जाएगा। और जब आप इसको 10 की पावर में लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि सूक्ष्म संरचना नियतांक का मान कितना होता है, तो ये कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा या यूनिट वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ये ओनली आपके एक लाइन दी हुई थी तो तभी इसमें ऐड कर दी। तो ये था जो बोर का मॉडल था, इसमें अपने 2 सूत्र डिस्कस कर लिए, आगे इसका आवर्ती का सूत्र आएगा, ऊर्जा का सूत्र आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप क्या करो, अपनी जो रफ कॉपी है उसमें 2-3 बार लिख के देखो, जैसा मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ, तभी फिजिक्स आप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे जो इसके न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल मिले या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो वो अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको आप करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।